हेलो एवरीवन, तो वेलकम बैक। आज बारी है हमारे लेक्चर नंबर 19 की। रिवीजन सीरीज अपन लोगों ने स्टार्ट कर रखी है। मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट के मैंने लास्ट लेक्चर में कुछ क्वेश्चंस करवाए थे जो कि आप लोगों के बायो-सेवर्ट लॉ और उसके एप्लीकेशन पे बेस्ड थे। आज हम बात करेंगे और आगे टॉपिक्स पे बेस्ड जो भी आपके प्रीवियस ईयर में क्वेश्चंस आए हुए हैं, 6 ईयर्स में जो भी आए हुए हैं, प्लस आपके सीबीएसई के सैम्पल पेपर 1920 2021 के जो आए हुए हैं, प्लस कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस जिससे आप लोगों के बहुत ही सारे कंसेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे। लाइक फोर्स ऑन ए मूविंग चार्ज पार्टिकल, फोर्स ड्यू टू सिंगल कंडक्टर, फोर्स बिटवीन टू पैरेलल वायर्स कैरिंग करंट। तो ये सारे के सारे कंसेप्ट्स आज हम लोग करेंगे और आप लोगों को इसके बाद कुछ ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं होगी। बस ये क्वेश्चंस अच्छे से कर लेना, इनका कंसेप्ट बढ़िया से समझ लेना। कोई भी क्वेश्चन आप लोग बड़े आराम से अपने बोर्ड के एग्जाम में सॉल्व कर दोगे और इवन आप अपने कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी सॉल्व कर दोगे। चलो स्टार्ट करते हैं बच्चों। फर्स्ट क्वेश्चन आता है, आप लोगों के पास आ गया होगा, साइक्लोट्रॉन्स ऑसिलेटर फ्रीक्वेंसी। अब कुछ बच्चे सोचेंगे सीबीएसई के या स्टेट बोर्ड के जहाँ पे सिलेबस रिडक्शन हो गया कि यार साइक्लोट्रॉन तो सिलेबस में नहीं है। बच्चों अगर मैं यहाँ से साइक्लोट्रॉन काट दूँ इसमें से जो क्वेश्चन दिख रहा है आपको, तो भी क्वेश्चन बनता है। एन ऑसिलेटर फ्रीक्वेंसी इज 10 मेगाहर्ट्ज, क्योंकि बच्चों इसमें जो फॉर्मूला लगेगा वो हम लोगों ने पढ़ रखा है। कैसे, अब देखना। वो कहते हैं कि ऑसिलेटर की फ्रीक्वेंसी है इट इज 10 मेगाहर्ट्ज। ठीक है, समझ आता है। व्हाट शुड बी द ऑपरेटिंग मैग्नेटिक फील्ड फॉर एक्सेलरेटिंग प्रोटॉन्स। चलो यहां तक करते हैं। वो प्रोटॉन्स के लिए मैग्नेटिक फील्ड पूछ रहा है, फ्रीक्वेंसी इज गिवन, तो इसका फॉर्मूला कैसे लगेगा। मेन चीज तो ये देखनी है यहां पे कौन सा फॉर्मूला लगेगा। अब देखो फॉर्मूला कौन सा लगेगा, हमें टाइम पीरियड का पता है। टाइम पीरियड ऑफ मूविंग चार्ज 2πm/qb, 2πm/qb। आई होप आप लोग ये सारी चीज़ें कवर करके आए होंगे, अदरवाइज मैं बता भी दूंगा, आप लोगों को समझ आ जाएगा। ये टाइम पीरियड होता है एक इलेक्ट्रॉन का एक ऑसिलेशन कंप्लीट करने का, जब वो किसी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर एंटर कर दिया, किसी भी चार्ज पार्टिकल का बेसिकली। ठीक है, फ्रीक्वेंसी इसका अपोजिट, रेसिप्रोकल बेसिकली qb/2πm। क्वेश्चन में क्या दे रखा है, फ्रीक्वेंसी इज गिवन, प्रोटॉन बोला हुआ है, प्रोटॉन बोला है मतलब चार्ज इज गिवन, मास इज गिवन, मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। क्या ही है इस क्वेश्चन के अंदर यार, तो 10 मेगाहर्ट्ज 10 × 10⁻⁶, 1.6 10⁻⁻27 into b upon 2 × पाई 22/7 को मैं भेज रहा हूं ऊपर, और m की वैल्यू कितनी है हमारी 1.6, सॉरी चार्ज की वैल्यू 10⁻⁻19, मास की जगह ये आना है 10⁻⁻27। ठीक है, बस यहाँ से आपको क्या करना होगा, b की वैल्यू कैलकुलेट करनी होगी, जो कि क्रॉस मल्टीप्लाई वगैरह करें, इससे ये कैंसिल। ठीक है, और कुछ उड़ रहा है, नहीं उड़ रहा है। ठीक है, 44/7 और क्या रह जाता है अपना 10⁻7 डिवाइडेड बाय 10⁻⁻19 इंटू 10⁻⁻27, यही बचेगा। इसे सॉल्व करो 6.28 आ जाएगा, क्योंकि यहाँ 3.14 भी रखता तो सीधा आंसर आता 2 × 3.14, जो कि बेसिकली होता है 6.28। तो जैसे मर्जी कर लो, यही आंसर आएगा। अब थोड़ी सी अगर इन पावर्स को एडजस्ट किया जाए, ये 10⁻19 ऊपर जाके प्लस हो जाएगा 10⁻19 प्लस 10⁻7 10⁻26 इंटू 10⁻⁻27। बस अब आपको क्या करना होगा, इसे सॉल्व करना होगा। यहाँ से आपकी मैग्नेटिक फील्ड की जो भी वैल्यू आ रही है वही आपका क्या होगा, फाइनल आंसर होगा। सिंपल क्वेश्चन था, काफ़ी ज़्यादा कुछ टफ तो था नहीं इसके अंदर। अब आगे क्वेश्चंस की बात करते हैं। आई थिंक वैल्यू पुटिंग हम लोगों ने करेक्ट करी है, तो यहाँ से आप लोग बड़े आराम से सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, आगे बात करते हैं। अब आता है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन भी बड़ा सिंपल सा है आप लोगों का। ओके, a proton and an electron traveling along parallel paths, okay, enter a region of uniform magnetic field acting perpendicular to their paths. अभी बनाते हैं, सिनेरियो बनाते हैं। Which of them will move in a circular path with high frequency? अगेन फ्रीक्वेंसी का क्वेश्चन आ गया बच्चों, तो फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला काफ़ी इंपॉर्टेंट रहता है हमारे लिए। ठीक है, चलो आगे बात करते हैं। देखो वो कहते हैं कोई एक मैग्नेटिक फील्ड है, मैं ऐसे मैग्नेटिक फील्ड ले सकता हूँ, इनवर्ट आउटवर्ट भी ले लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो कहता है एक इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन एंटर कर रहे हैं, राइट। मैं कहता हूँ एक इलेक्ट्रॉन आ गया और एक आ गया आपका प्रोटॉन, ये इलेक्ट्रॉन और ये आ गया आपका प्रोटॉन, राइट।
अब वो सिंपल से ये कहता है परपेंडिकुलर एक्ट कर रहे हैं और परपेंडिकुलर एंटर कर रहे हैं, मैग्नेटिक फील्ड अंदर, मैंने ऐसे एंटर करवा दिया दोनों को, परपेंडिकुलर एक्ट क्लियरली दिखाई देती है, चीज़ विजुलाइज आप लोगों ने कर ली होगी। फाइन, नेक्स्ट थिंग इज विच ऑफ देम विल मूव इन अ सर्कुलर पाथ विद हाई फ्रीक्वेंसी। वी नो दैट जब दोनों चार्जेस किसी वेलोसिटी से मूव करते हुए मैग्नेटिक फील्ड के अंदर गए, इनके ऊपर एक लगेगी फोर्स। वो फोर्स क्या होती है? F इज इक्वल्स टू क्यू वी क्रॉस बी, क्यू वी क्रॉस बी या क्यू वी भी साइन थीटा, खास इससे लेना देना है नहीं, हमारे को पता फोर्स लगेगी, जो कि हम फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल से भी निकाल सकते हैं, राइट। अभी आएंगे उसके क्वेश्चंस तो वो भी डिस्कस कर लेंगे। सर्कुलर पाथ तो बनेगा, ये तो हमारे को क्लियर है, सर्कुलर पाथ में तो वो जाएंगे। चलो मैं बता भी देता हूँ कैसे। ये देखो, ये रूल होता है सिंपल सा, ये हमारे प्रोटॉन, पॉजिटिव चार्ज के लिए कह रहा हूँ, ये प्रोटॉन है, ये ऐसे अंदर एंटर कर रहे हैं, ये क्या होता है? फादर मदर चाइल्ड, फोर्स मैग्नेटिक फील्ड करंट, आई एम रिपीटिंग, फादर मदर चाइल्ड, एफ से फादर एफ से फोर्स, एम से मदर एम से मैग्नेटिक फील्ड, सी से चाइल्ड सी से करंट। तो करंट बेसिकली जो पॉजिटिव चार्ज जिस डायरेक्शन में फ्लो करता है, करंट भी उसी डायरेक्शन में फ्लो करता है, तो प्रोटॉन इस डायरेक्शन में, आपकी करंट भी इसी डायरेक्शन में। ये क्या? मैग्नेटिक फील्ड अंदर पॉइंट कर रही है, फोर्स कहाँ लग रही है इस प्रोटॉन पे? ऊपर। फोर्स कहाँ लग रही है? ऊपर। तो ये ऐसे नहीं घूम जाएगा, अगर फोर्स इसके ऊपर लग रही है तो ये ऐसे घूम जाएगा, राइट, समझ आता है। सेम फोर्स आपकी कुछ इलेक्ट्रॉन पे भी तो लगेगी, बट जो भी फोर्स आपकी प्रोटॉन पे लग रही है उसकी ऑपोजिट डायरेक्शन में। क्यों? क्योंकि पोलैरिटी ऑपोजिट है, तो ये यहां घूम जाएगा। ये क्या करेगा? यहां घूमेगा। घूम तो रही है, बस अब हमें ये देखना कौन कितनी फ्रीक्वेंसी से घूम रहा है, कितनी ज़्यादा फ्रीक्वेंसी से घूम रहा है। फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला अपने पास है ही है। अगर इलेक्ट्रॉन की बात करें, क्यू बी अपॉन, या ई लिख दूं, कोई प्रॉब्लम? चलो क्यू ई लिख देते हैं, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन अपॉन 2 पाई एम ई। सिमिलरली फॉर प्रोटॉन, प्रोटॉन की फ्रीक्वेंसी कैसे लिखेंगे? अरे सिंपल सा यार, क्या ही है इसके अंदर, 2 पाई एम पी। ठीक है, सिंपल है, यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस अब क्या करना है? कंपैरिजन ही तो करना है। कंपैरिजन 1 मिनट के अंदर होता है। कैसे? देखो, यहाँ पे मैं रेशो ले लेता हूँ, अगर रेशो लिया, लिखें इसकी वैल्यू क्यू ई बी अपॉन 2 पाई एम ई डिवाइडेड बाय, इसकी बात करें, क्यू पी बी अपॉन 2 पाई एम पी। डन। ये इससे गया, ये इससे गया, ठीक है। क्या बचेगा आपका? क्यू ई इंटू एम पी अपॉन एम ई इंटू क्यू पी। चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन एंड चार्ज ऑन प्रोटॉन तो सेम ही होता है, बट मास ऑफ प्रोटॉन क्या होता है? ज़्यादा होता है, राइट। मास ऑफ प्रोटॉन क्या होता है? इलेक्ट्रॉन के मास से ज़्यादा होता है। मैं वैल्यू भी पुट कर देता हूँ, अगर इसकी वैल्यू कितनी है? 1.6 10⁻⁻27, इसकी वैल्यू 9.1 10⁻⁻31। ये चीज़ तो हमें पता है। तो यहाँ से क्लियरली एक चीज़ नज़र आती है, जब ये पावर्स ऊपर जाएंगी, थोड़ा सा अगर मैं और भी सॉल्व करूँ, अदरवाइज आप इतने में भी छोड़ोगे तो क्या बचेगा? दिस अपॉन दिस, मतलब फ्रीक्वेंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन रेशियो में फ्रीक्वेंसी ऑफ प्रोटॉन, ये ऊपर आएगा 10⁻⁴ बनेगा, 1.6 डिवाइडेड बाई 9.1। पॉजिटिव वैल्यू आ रही है, क्लियरली दिख रहा है। जो ये रेशियो है वो 1 से ज़्यादा है, मानते हो ये चीज़? तो फ्रीक्वेंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या हो गया? प्रोटॉन की फ्रीक्वेंसी से ज़्यादा ही हो रहा है। थोड़ा सा अगर आपको और भी सॉल्व करना है इस पॉइंट को तो आप कर सकते हो। अगर आपको सॉल्व करना है 0.1 समथिंग करके आ जाएगा, 0.18 ले लो आप, 0.18 इंटू 10⁻⁴, तो किससे? 1 से ज़्यादा इंटू 10⁻⁴ भी तो है। तो फ्रीक्वेंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज ग्रेटर देन फ्रीक्वेंसी ऑफ प्रोटॉन। ये सिंपल सा क्वेश्चन था हमारा, राइट। आई होप आपको ये चीज़ भी समझ आ गई होगी। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। फटाफट से ऐसे ऐसे करते रहते हैं, बढ़िया बढ़िया से क्वेश्चंस हैं, और ये सारे ही आए हुए हैं यार बोर्ड में, तो करने तो हैं ही अपन लोगों को। पहला क्वेश्चन जो था ये वाला आया हुआ था आपका 2015 में, और जो अभी अभी किया वो आया हुआ 2018 में। अब आगे बढ़ते हैं। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, ओके, ये वाला क्वेश्चन भी अच्छा है, ठीक है। अब आता है ये वाला क्वेश्चन जो अब मैं करवा रहा हूँ, जो वो है हुआ 2019 में। काम करो, आप ये नोट करो, ठीक है, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। फटाफट से नोट करो, पॉज करके या स्क्रीनशॉट। सो आई होप आपने वो क्वेश्चन नोट कर लिया होगा। आगे बात करते हैं।
क्वेश्चन आ गया होगा आप लोगों के सामने, एमसीक्यू है आपका, सैंपल पेपर में डाला हुआ है सीबीएसई के 2019-20 वाले में। इजी क्वेश्चन है यार बड़ा। टाइम पीरियड कहता है टाइम पीरियड ऑफ अ चार्ज पार्टिकल अंडरगोइंग अ सर्कुलर मोशन इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड इज इंडिपेंडेंट ऑफ, किस पे डिपेंड नहीं कर रहा है। 4 ऑप्शन दे रखे हैं, स्पीड, मास, चार्ज एंड मैग्नेटिक फील्ड। इसका आंसर आप लोगों ने खुद ही दे दिया होगा अब तक, आई होप आप लोगों के दिमाग में आ गया होगा। टाइम पीरियड इज गिवन बाय 2πm/qb। जब आपका ये टाइम पीरियड है, इसमें मास है, चार्ज है, मैग्नेटिक फील्ड है, क्या नहीं है? स्पीड नहीं है। सो आंसर इज स्पीड ऑफ द पार्टिकल। टाइम पीरियड इज इंडिपेंडेंट ऑफ द स्पीड ऑफ द पार्टिकल। सारे ऐसे क्वेश्चन आए हैं, बहुत टफ इसमें पेपर नहीं बनता है। मैग्नेटिज्म वाले पार्ट में से, मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट में से टफ नहीं आते हैं क्वेश्चंस। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फटाफट से। देखो अब नेक्स्ट क्वेश्चन में ये कहता है, अ स्ट्रीम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ट्रैवलिंग विद अ स्पीड v एट राइट एंगल्स टू अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। समझ आती है ये चीज़? जैसे अभी राइट एंगल में एक इलेक्ट्रॉन एंटर करा था ना, और प्रोटॉन भी एंटर करा था, मैग्नेटिक फील्ड ऐसे थी, वो ऐसे एंटर कर रहे थे दोनों, ऐसे कुछ सिनेरियो बोल दिया उसने। इज डिफ्लेक्टेड इन अ सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस r, ये भी देखा था, इलेक्ट्रॉन सर्कुलर पाथ में ऐसे डिफ्लेक्ट कर गया, सॉरी ऐसे इलेक्ट्रॉन ऐसे गया था नीचे, राइट, सर्कुलर पाथ में वो डिफ्लेक्ट भी कर गया था। अब वो उसके बाद बोलता है, प्रूव दैट E/m इज इक्वल्स टू V/RB। E/m मतलब चार्ज टू मास रेशियो। काफी सारे बच्चे इस क्वेश्चन में क्लूलेस हो जाते हैं, बट अब आप लोग नहीं होंगे अगर आप लोग इस लेक्चर को देख रहे हो। E/m इज V/RB। बच्चों बहुत सिंपल सा फंडा लगाना है, बहुत सिंपल। क्या? जब इलेक्ट्रॉन आपका मैग्नेटिक फील्ड के अंदर एंटर करता है, बहुत सिंपल फंडा, बिल्कुल बेसिक से समझाऊंगा, ये चीज़ आप लोगों के दिमाग में अच्छे से जाएगी कि हम ये चीज़ करी कैसे, दिमाग कैसे चलाना है एग्जाम में, वो चीज़ सिखाऊंगा आप लोगों को। पढ़ा तो सब देंगे, उसके पीछे की थिंकिंग क्या है वो देखते हैं। हमें पता है इलेक्ट्रॉन गया, ठीक है, इसके ऊपर एक फोर्स लगेगी, उसका फॉर्मूला F इज इक्वल्स टू QVB साइन थीटा, वो भी हमें पता है। F इज इक्वल्स टू QVB साइन थीटा। यहाँ पे Q की जगह आप E ले लो क्योंकि इलेक्ट्रॉन है, और हमारे को क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो हमें प्रूव करना है उसमें भी E गिवन है। हमें पता है इसके ऊपर फोर्स लगेगी, जो कि इस रूल से देते हैं हम। ये आपके डायरेक्शन हो गई, ये मैग्नेटिक फील्ड होगी, ये फोर्स, लेकिन ये पॉजिटिव चार्ज के लिए होती है। ये मैंने समझा दिया था पिछले क्वेश्चन में। इलेक्ट्रॉन के केस में डायरेक्शन क्या होगी? जैसे इस केस में फोर्स ऊपर लग रही है, मतलब अगर ये पॉजिटिव चार्ज होता तो ये ऊपर चला जाता, जैसे प्रोटॉन गया था, लेकिन ये तो इलेक्ट्रॉन है, ये कहाँ जाएगा? नीचे, नीचे चला गया, ठीक है, भेज दिया हम लोगों ने नीचे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ऐसे सर्कुलर पाथ बन जाएगा उसका। चार्ज टू मास रेशियो की बात कर रहा है। एक चीज समझो, एक फोर्स तो ये रही मैग्नेटिक फील्ड की वजह से। अब आपको पता है इस फोर्स की वजह से ये कौन से पाथ में मूव करने लग गया? सर्कुलर पाथ में। और जहां भी सर्कुलर पाथ आता है, कौन सी फोर्स आ जाती है बच्चों? घूम गया होगा अब तक आप लोगों का दिमाग, मतलब आ गया होगा, क्लिक कर गया होगा। कौन सी फोर्स? सेंट्रीपिटल फोर्स। कौन सी फोर्स आ जाती है? सेंट्रीपिटल फोर्स। तो क्या बचेगा? mv²/r। सेंट्रीपिटल फोर्स तो यही होती है, mv²/r। ऑब्वियसली ये सेंट्रीपिटल फोर्स इस फोर्स की वजह से ही तो आई है, तो क्या करोगे? दोनों फोर्सेस तो इक्वली हुई, रख दी दोनों फोर्सेस इक्वल, क्योंकि इसकी वजह से ये आई है। EVB साइन थीटा, बच्चों कितने डिग्री पे एंटर कर रहा है वो? एंगल किस किस के बीच में होता है? F इज इक्वल टू QV×B। एंगल इज बिटवीन वेलोसिटी एंड मैग्नेटिक फील्ड। वो तो परपेंडिकुलर एंटर कर रहा था, ऐसे, मैग्नेटिक फील्ड ऐसे है, मतलब यही वेलोसिटी की डायरेक्शन है। अगर इलेक्ट्रॉन भी है तो अपोजिट भी मान लो तो भी क्या फर्क पड़ता है? सपोज करो ये वेलोसिटी की डायरेक्शन है कि इलेक्ट्रॉन था, अपोजिट डायरेक्शन ले ली, मैग्नेटिक फील्ड ऐसे, अब भी क्या है? 90 डिग्री तो है, साइन 90 कर दिया। mv²/r। तो v से v उड़ा दो, यहां से E/m कितना आ रहा है बच्चों? V/RB। तो कितना टफ था। थिंकिंग क्या लगानी थी कि यार अगर चार्ज मैग्नेटिक फील्ड में एंटर करता है तो दो फोर्सेस लगते हैं उसके ऊपर, एक मैग्नेटिक फील्ड की वजह से, और वही फोर्स क्या करवा देती है? सेंट्रीपिटल फोर्स भी बनवा देती है। कंसेप्ट क्या होगा आप लोगों के दिमाग में बढ़िया से, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आगे। सो बच्चों आई होप आप लोगों ने ये क्वेश्चन नोट कर लिया होगा। अब आता है एक बढ़िया सा क्वेश्चन। ये क्वेश्चन अगर आप कर जाओगे तो हो जाएगा, नहीं करके जाओगे तो वहाँ जाके थोड़ा क्लिक करना मुश्किल हो जाएगा। क्वेश्चन ये है कि वो कहता है द वायर विच कनेक्ट बैटरी और टू एन ऑटोमोबाइल टू इट्स स्टार्टिंग मोटर। देखो अब आपको पता है कार के बोनेट अगर ओपन करते हो तो उसके अंदर एक बैटरी होती है, राइट। कार के अंदर बैटरी होती है,
तो वायरिंग भी ऑब्वियसली होगी। वो ये कहता है वो वायरिंग स्टार्टिंग मोटर से कनेक्ट होती है, जो आप सेल्फ मारते हो, राइट। अगर बैटरी ड्रेन हो जाती है आप लोगों की तो सेल्फ काम नहीं करती है, चाहे बाइक हो चाहे आपकी कार हो। तो मेन बैटरी का काम यही होता है, आपका सेल्फ वर्क कराना, प्लस आपकी जो हेडलैम्प्स होते हैं वो सारी चीज़ें बैटरी पे ही वर्क करती है, राइट। म्यूजिक सिस्टम एंड ऑल सब बैटरी पे काम करता है। तो वो यही कहता है बैटरी को, जो बैटरी है 300 एम्पेयर एक करंट प्रोवाइड कर रही है। उसके बाद वो बोलता है व्हाट इज द फोर्स पर यूनिट लेंथ बिटवीन द वायर्स इफ दे आर 70 सेंटीमीटर लॉन्ग एंड 1.5 सेंटीमीटर अपार्ट, इज द फोर्स अट्रैक्टिव और रिपल्सिव। बहुत सिंपल क्वेश्चन है बच्चों। देखो कनेक्शन कुछ ऐसे होगा, एक बैटरी है, ठीक है, 300 एम्पेयर इससे करंट मिल रहा है। अब वायरिंग तो होगी, कहाँ पे जा रही है वायरिंग, ऑटोमोबाइल में जा रही है, वायरिंग को वापस भी तो आना पड़ेगा। इट्स ऑब्वियस कि करंट गया है, सर्किट तो पूरा क्लोज होगा ही होगा, तो ही तो करंट बनेगा। सर्किट हुआ पूरा क्लोज। वो सिर्फ इतना पूछता है क्या, ये जो वायर है आपकी, ये एंड या ये एंड, इन दोनों के बीच में फोर्स पर यूनिट लेंथ क्या होगी। कितना ही टफ क्वेश्चन है ये। इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है, 1.5 सेंटीमीटर, ठीक है बच्चों। लेंथ पूरी वायर की यहाँ से ए पॉइंट से लेकर बी पॉइंट तक, ये पूरी लेंथ दे रखी है। कितनी दे रखी है, 70 सेंटीमीटर। कोई रोल नहीं है इसका। रीज़न क्या है, फोर्स पर यूनिट लेंथ पूछ लिया। फोर्स पर यूनिट लेंथ इज गिवन बाय म्यू नॉट I1 I2 अपॉन 2 पाई आर, खत्म। आर क्या है, डिस्टेंस बिटवीन टू वायर्स, एक वायर ये एक वायर ये। यार एक चीज़ तो क्लियर होनी चाहिए आपको कि करंट अपोजिट होने वाला है। क्यों, करंट ऊपर जाएगा भी नीचे भी तो आएगा वापस, मीन्स करंट को जाना भी है पॉजिटिव से, नेगेटिव में वापस आना भी है। जाने की डायरेक्शन और आने की डायरेक्शन ऑब्वियसली कॉमन सेंस के थ्रू हम कह सकते हैं अपोजिट ही होने वाली है। ये चीज़ तो क्लियर हो जानी चाहिए आपको। जाने की और आने की डायरेक्शन अपोजिट होगी। करंट को जाना है तो वापस भी आना पड़ेगा सर्किट को क्लोज करने के लिए। तो क्या बचा, I1 और I2। ये I1 ये आपका I2, एक वायर में करंट, I1 दूसरी वायर में करंट, I2 सेम ही तो वायर है, क्या दिक्कत है फिर। क्या रहेगा इस क्वेश्चन के अंदर, म्यू नॉट 2 पाई से मल्टीप्लाई 2 पाई से डिवाइड भी करना है तो आप कर सकते हो, अदरवाइज जैसे आपको ठीक लगे। कर देता हूँ चलो मैं। I1 I2 की जगह सीधा मैं I स्क्वायर लिख रहा हूँ बिकॉज ये सेम है। 2 पाई से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ और 2 पाई से डिवाइड भी कर रहा हूँ, तो ये 4 पाई स्क्वायर हो जाएगा और ये R हो गया आपका, ठीक है। बस अब क्या रह गया, या 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड कर दो, पाई की भी ज़रूरत नहीं है अपने को, बस इतना ठीक है। म्यू नॉट बाय 4 पाई 10⁻⁻⁷। I की वैल्यू कितनी आएगी, I इज़ गिवन 300, ये भी ठीक है। 2 की वैल्यू डाल दी। R कितना डिस्टेंस है दोनों के बीच में, 1.5 सेंटीमीटर, 1.5 सेंटीमीटर। बस आपको इसे कैलकुलेट करना, आप लोगों का क्या आ जाएगा फाइनल आंसर, वो भी निकाल देते हैं। चलो 9 × 10⁻⁴ लिख रहा हूँ मैं सीधा बच्चों, इसे सॉल्व करके आराम से कर सकते हो आप लोग। × 2 × 10⁻⁻⁷ × 10⁻² डिवाइडेड बाय 1.5। 1.5 से इसे कैंसिल करो, 6 आ जाएगा। बस अब आपको इसे सॉल्व करना है, जो कि मैं यहाँ पे कर देता हूँ। 6 × 2 = 12। पावर्स को सॉल्व करो, पावर्स को सॉल्व किया 10⁻⁻1 आएगा। सो बेसिकली 1.2 न्यूटन पर मीटर। दिस इज आवर फाइनल आंसर। तो क्वेश्चन बहुत टफ नहीं था, क्वेश्चन वॉज ईजी। थोड़ा सा अगर पहले कर रखा हो इस टाइप का क्वेश्चन तो हो जाता है। अब आपको ऐसा कुछ क्वेश्चन आए, क्योंकि ये बहुत कह सकते हैं कॉमन क्वेश्चन नहीं है, थोड़ा सा डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन था, तो आप लोग बड़े आराम से निकाल सकते हो इस क्वेश्चन को, राइट। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। अब आप लोगों का नेक्स्ट क्वेश्चन आता है। बस अब आज के 1-2 क्वेश्चन रह गए हैं, वो कंप्लीट करते हैं। ओके, ये वाला क्वेश्चन भी ठीक है। वो कहता है अ करंट लूप इन अ नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड एक्सपीरियंसेस। यार ऐसा क्वेश्चन हम पहले भी कर चुके हैं इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। तो वो कहते हैं करंट लूप है यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में, उसमें रख रखा है। एक्सपीरियंस क्या करेगा, फर्स्ट मतलब एमसीक्यू है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, फोर्स ऑफ रिपल्शन, टॉर्क और बट नॉट फोर्स, अ फोर्स एंड अ टॉर्क। तो आप लोगों ने अगर वो पढ़ रखा है टॉर्क ऑन ए रेक्टेंगुलर लूप इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, उसमें क्या होता है
नेट फोर्स इज 0 आती है बट नेट टॉर्क की कोई वैल्यू आती है। फॉर्मेशन ऑफ कपल का कंसेप्ट रहता है, सेम कंसेप्ट जो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में भी होता है। और उसमें भी बिल्कुल सेम क्वेश्चन था बच्चों, उसमें भी यही था कि एक डाइपोल पड़ा है आपका नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में। अब बताओ कि उसमें टॉर्क और फोर्स, मतलब बेसिकली वही 4 ऑप्शन दे रखे थे कि क्या कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। तो याद रखना बच्चों, इन केस ऑफ नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड या नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड आप लोगों का फोर्स और टॉर्क दोनों प्रोड्यूस होता है। फोर्स और टॉर्क दोनों प्रोड्यूस होना ही होना है, क्योंकि नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड का मतलब है एक जगह पे मैग्नेटिक फील्ड कम होगी, दूसरी जगह पे ज़्यादा होगी। तो आपकी एक पॉइंट पे फोर्स ज़्यादा होगी, दूसरे पॉइंट पे फोर्स कम भी हो सकती है। ये तो होना ही होना है ऑब्वियसली, क्योंकि हमें फोर्स और मैग्नेटिक फील्ड के रिलेशंस पता है, ठीक है। तो इसी वजह से क्या होगा, दोनों साइड की फोर्सेस इक्वल नहीं होंगी। फोर्सेस इक्वल नहीं है तो ऑब्वियसली वो फोर्सेस इक्वल नहीं है और वो टॉर्क तो प्रोड्यूस होता ही होता है। सो द आंसर इज अ फोर्स एंड अ टॉर्क। आंसर क्या होगा इसका, अ फोर्स एंड अ टॉर्क। ये चीज़ मैंने आप लोगों को क्या करनी होगी, याद रखनी होगी। भाई सिंपल सा कंसेप्ट है। सपोज करो ये है, मैं कहता हूँ इसके एक एंड पे फोर्स यहाँ लग रही है और एक एंड से फोर्स यहाँ लग रही है, ठीक है। तो क्या होगा, टॉर्क नहीं प्रोड्यूस हो जाएगा। ऐसे क्या होगा, टॉर्क प्रोड्यूस हो जाएगा। सिंपल है। इनका मैग्नीट्यूड भी इक्वल नहीं है तो ये अच्छे से रोटेट कर सकता है, ऐसे या ऐसे किसी भी तरीके से। इसकी रोटेशन बेसिकली इस तरीके से होनी ही होनी है और नेट फोर्स भी 0 नहीं आएगा। सो गाइज, ये आपके आज के क्वेश्चंस थे, आज के लेक्चर के जो भी क्वेश्चंस थे। और भी क्वेश्चंस मैं लूँगा आगे वाले लेक्चर्स में, कुछ अगर मिस वगैरह हो गए हो तो उन्हें नेक्स्ट लेक्चर्स में हम ज़रूर कवर करेंगे। 1-2 लेक्चर और लूँगा मैं भी 3 ले लूँ, देखते हैं। तो उनके अंदर मैं इन पूरे मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट को और मैग्नेटिज्म को भी ख़त्म कर दूंगा। फिर हम पहुंचेंगे अपनी यूनिट नंबर 4 पे, जो कि EMI और ऑल्टरनेटिंग करंट पे रहते हैं, फिर इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस। ठीक है बच्चे, पढ़ाई करते रहें। टाइम अभी है बट इसका मतलब ये नहीं आप लोग पढ़ाई करने छोड़ दो, क्योंकि स्टूडेंट्स यही कर रहे हैं, बिल्कुल भी नहीं पढ़ रहे हैं इस टाइम पे। थोड़ा थोड़ा पढ़ते रहो, एंड तक जाके आप लोगों को बहुत अच्छा स्कोर आएगा, बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी आप लोगों के पास है। सो गाइस, मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट लेक्चर में। ऑल द बेस्ट फ्रॉम माय साइड, बाय बाय एंड टेक केयर।